श्रोताओं, दूरभाष पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीपी उनियाल। हम आपको बता दें कि डॉक्टर डीपी उनियाल वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हैं, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट झाझरा देहरादून में। डॉक्टर उनियाल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर उनियाल, हम सभी जान रहे हैं कि आज का सबसे चर्चित जो विषय है वो है कोरोना वायरस, और जो सबसे चर्चित बीमारी है कोविड-19। हमारे बहुत से श्रोता जानना चाहते होंगे, उन्हें तरह तरह की खबरें मिल रही हैं सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, खास तौर से व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जिस तरह की जानकारी और तरह तरह के स्रोत हैं जहाँ से जानकारियाँ आ रही हैं। ये जानकारियाँ कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाएं कि ये वायरस क्या होता है। जी अनिल जी, मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप ये कोविड से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं अवेयरनेस के, वो बहुत ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम लोग वैज्ञानिक जो बात है उस सभी स्रोतों तक पहुंचाएं। जो वायरस है, जहाँ तक ये सरल भाषा में मैं समझाऊं कि जो वायरस होता है ये कनेक्टिव लिंक है एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और जो लिविंग ये तब बन जाता है जबकि सेल्यूलर मैकेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चला जाता है, तो ये इसको होस्ट मिल जाता है, तो ये लिविंग बन जाता है, अन्यथा ये नॉन लिविंग रहता है। जैसा कि हम लोग पता है कि वायरस जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करता रहता है समय समय पर, और हम आप सभी को याद है कि ऋतु परिवर्तन होता है तो हम लोगों को कोल्ड, कफ, फीवर ये होता रहता है। हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है। वो हमारे को कुछ दवाइयां, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, जो कि उन जो इन्फेक्शन हुए हैं उनके लिए ऑलरेडी बनी है, वैक्सीन बनी है, वो दी जाती है या दवाई दी जाती है, जिससे कि हम लोग एक डोज कोर्स पूरा करते हैं और वो खत्म हो जाता है और वो उसका जो नेचर है वो खत्म हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उसको डिफीट करने के लिए, उस वायरस को हटाने के लिए। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि ये एक लिंक है और ये नॉन लिविंग है, जब इसको होस्ट मिलता है तो ये लिविंग हो जाता है। हमारे श्रोता बखूबी इसको समझ गए होंगे। अब जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि नोवेल वायरस है, ये नए तरह का वायरस है, तो क्या कोरोना प्रजाति का जो वायरस है पहले से ही विद्यमान था? जी, कोरोना वायरस जो फैमिली है उसमें विद्यमान था, परंतु इसको नोवेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये जो स्ट्रेन है, जो वायरस का जो फॉर्म है वो ह्यूमंस में मिला है, तो इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा जा रहा है, कोविड कहा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इसकी अभी तक कोई एस्टेब्लिश वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं आ पाया है। डॉक्टर उनियाल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना जो वायरस है इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो प्रकृति है वो किस तरह की है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो वायरस होता है उसके बाहरी परत एक प्रोटीन होती है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें कि आरएनए और डीएनए रहता है। जो आरएनए और डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, जिससे कि हम कहते हैं कि जीन ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ कोरोना के केस में है कि इसमें प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और आरएनए बेस है इसमें, तो इसीलिए इसमें जो स्ट्रेन मिला है वो नया फॉर्म का है और उसमें अभी तक कोई भी हम लोग वैक्सीन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जी। तो इसी परेशानी हो रही है कि जो स्ट्रेन है उसको ठीक से पहचान हो गई है, उसके लिए वैक्सीन कैसे डेवलप करेंगे इस पे अभी रिसर्च बहुत चल रही है। डॉक्टर उनियाल, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो इसकी मारक क्षमता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। जब चीन में, वुहान में था ये बहुत ही मारक था, इटली और स्पेन में भी हम इसकी भयावहता को जानते हैं, अमेरिका में ये बहुत ही क्रूर व्यवहार दिखा रहा है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर उस तरह की भयावहता नहीं है और अभी हम संक्रमण को रोक पाने में सफल हुए हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ किसी हद तक हम उसको रोकने में सफल हुए हैं। तो क्या इतनी ज्यादा स्ट्रेन्स हैं इसके, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रभाव? जी भारती जी, मैं पहले सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस है या जो वायरस है उसके स्ट्रेन्स अलग अलग प्राकृतिक फॉर्म में बनते रहते हैं, जिसे कि म्यूटेशन कहा जाता है। जी जी। जेनेटिक की भाषा में म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन फॉर्म, उसके नए स्ट्रेन बनते हैं और बहुत सारे लोग दवाइयां बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको ये होगा कि हम लोग ने जो निमोनिया था, ब्रोंकाइटिस था या डायरिया था जिसमें इनकी दवाइयां नहीं थी, तो ये कितना भयावह रहा होगा। तो उसी प्रकार से जो कोरोना वायरस है इसके स्ट्रेन अलग अलग बने हैं। अफॉर्चुनेटली भारत में जो लॉकडाउन हुआ उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और इस सब चीज की बात ध्यान रखी गई
जिससे कि कम्युनिटी लेवल में ये स्प्रेड नहीं किया गया। और यूरोप की कंट्रीज में जब इनिशियल फेजेस में ये था तो उनका जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की बातें थी उसका पूरा पालन स्ट्रिक्टली नहीं किया गया, जिससे कि वो कम्युनिटी लेवल तक आ गया। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इसमें इसीलिए बार बार जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी प्रबुद्ध जन हैं वो कह रहे हैं हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और हमारे को लॉकडाउन पीरियड में अपने ही घर पर रहना है, कहीं अलग सोर्सेज या अलग जगह पे नहीं जाना है जहाँ से कि वो वायरस हमारे साथ आ सके। जी, हमारे साथ वायरस ना आए इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि ये फैलता कैसे है, ये मनुष्य के शरीर के भीतर पहुंचता कैसे है और वो कौन से आउटलेट्स हैं जहां से इसकी जो एंट्री है बहुत सुगम रहती है। भारती जी, मैं बताना चाहूंगा कि सारे के सारे जो एडवाइजरी आ रही है भारत सरकार से या WHO से, उसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप अपने मुंह को ढकें, मास्क पहने। तो जो एरिसोल है एक माध्यम है, जो हमारा स्लाइवा एक माध्यम है या ड्रॉपलेट फॉर्म्स में कि दूसरे की ओपनिंग से चला जाए, दूसरे की ओपनिंग से वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। इसीलिए समय समय पर कह रहे हैं कि आप गर्म पानी पिएं और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो किसी तरीके से डाई आउट हो जाए। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है कि जो एरिसोल है वो एक माध्यम है। और फ्रांस से भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि शायद वो वाटर बॉर्न भी कुछ एरिया में रिपोर्ट हुआ है, अभी स्टेब्लिश नहीं हो पाया, परंतु जो एरिसोल है ये एक माध्यम है। जी, एरोसोल का मतलब जब हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तो उस समय जो जी ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो बाहर आएगा वो एरोसोल होगा। जी बिल्कुल, वो एरिसोल होगा। इसीलिए मास्क के लिए हर बार कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए। मास्क से जो हम लोग छींके या कुछ भी करें तो वो जो एरिसोल्स हैं वो बाहर ना आए और दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। डॉक्टर उनियाल, अब हमें बताएं कि जैसे जी आपने बताया कि एरोसोल है, इससे ये फैल सकता है, क्या कुछ सतहों जी पर भी, कुछ सरफेसेस में रुक सकता है, ठहर सकता है और कितने समय तक रुक सकता है? जी, इसमें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिसर्च हुई है। अप्रैल 2 लैंसेट का माइक्रोब्स एक जर्नल आता है, उसमें रिपोर्ट किया गया था कि जैसे स्टेनलेस स्टील है उसमें 2 से 3 दिन तक रहता है, वुड में 2 दिन तक रहता है, ग्लास में 4 दिन तक रहता है, पेपर जो न्यूज़पेपर या पेपर्स हैं उसमें कुछ 3 से 4 घंटे रहता है। तो इसीलिए बार बार जो हमारी मेडिकल एडवाइजरी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो ICMR जिन्हें हम कहते हैं भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बॉडी है, वो बार बार एडवाइजरी जारी कर रही है कि आप अपने जहां पर हैंडल है उसको सैनिटाइज करें, न्यूज़पेपर है उसको एकदम ना उठाएं, उसको थोड़ी देर धूप में रहने दें या उसको सैनिटाइज करें, जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं। या हम लोग बाहर से कुछ चीजें खाने की वस्तु लेके आ रहे हैं उसके लिए, जैसे कि अगर आप प्लास्टिक बेस्ड चीज है तो उसको डिटर्जेंट पाउडर में 20 सेकंड तक रख लें, जिससे कि उसकी जो प्रोटीन लेयर है वो टूट जाए, मर जाए। इसी तरीके से जो हम लोगों का वेजिटेबल्स है उसको KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 ग्रेन्यूल्स उसमें डाल लें, 20 सेकंड तक उसको रखें और फ्रेश वाटर से उसको निकाल लें, तो वो हम लोग सेफ हो जाएंगे, जो कि अगर वायरस उसमें है भी किसी ढंग से तो वो उसमें किल हो जाएगा। जी, आपने कहा कि जो डिटर्जेंट है उसके जी पानी में रखें और जी साबुन से भी 20 सेकंड हाथ धोने की बात की जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है डॉक्टर उनियाल? जी भारती जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रोटीन फोल्डिंग है वायरस की, अगर हम लोग 20 सेकंड में डिटर्जेंट उसको वॉश करते हैं, हाथ को या किसी भी चीज को वॉश करते हैं, तो वो प्रोटीन फोल्डिंग इसकी ब्रेक हो जाती है और जिससे कि ये डेड हो जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक तथ्य यही है कि डिटर्जेंट में जो इसकी प्रोटीन फोल्डिंग है उसको ब्रेक कर दिया जाए। जी, और यदि वो प्रोटीन फोल्डिंग ब्रेक हो जाती है तो फिर वो वायरस मर जाता है। इसमें पॉजिटिविटी कहाँ आपको नजर आती है जब हम कहते हैं कि इतने लोग इस समय संक्रमित हैं, इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और इतने लोग ठीक हो गए? हम जब भारत के आंकड़े देखते हैं तो हमें लगता है कि जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इस युद्ध में मदद कर सकते हैं? यदि एक व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो वो कौन से उसके गुण हैं जो उसको मदद करेंगे इस लड़ाई में? जी अनिल जी, आपने जैसा बताया कि भारत में अगर हम तुलनात्मक करें विश्व भर में, तो हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केस हैं या जो डेथ परसेंटेज है वो बहुत कम है। उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ समय रहते जो कदम उठाए सरकार ने वो बहुत कोई स्वागत योग्य थे, जिससे कि लॉकडाउन कर दिया गया और कम्युनिटी लेवल या हम लोग एक दूसरे के संपर्क में मिनिमम आए, जिससे कि ये आगे नहीं फैल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर के लिए हमारे को जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस आई है उसका पालन करना चाहिए और समय समय पर जैसा बोला गया है कि अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके लिए पूरा इलाज है और उसका पूरा प्रोटोकॉल उसमें हमारे पास, और काफी लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं।
इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो वायरस हमारे को जब फर्दर अफेक्ट ना करे। इसके लिए आयुष डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है वो समय समय पर गाइडलाइंस निकाल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट्स जो है उसके बारे में हमारे को बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम हम लोग किस प्रकार से ठीक रखें। और इसके अलावा जो हमारी पारंपरिक पद्धति है, जो घरेलू नुस्खे जो हमारे पुराने थे, उस पर भी चर्चा की जा रही है कि खाद का उपयोग किया जाए, क्योंकि हम लोग अब नॉर्मल चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जिंजर हो या और भी काली मिर्च हो, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि हम लोग अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकें और साथ साथ हम लोग मेंटली साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रांग रहें, जो कि योगा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आया है कि अगर हम योगा करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और अगर हम खान पान बैलेंस खान पान रखते हैं, अच्छे ढंग से पकाते हैं, घरेलू खाना खाते हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा पद्धति, हमारी जो भारत सरकार साइंटिफिकली हमारे को बता रही है, आयुष डिपार्टमेंट हो, ICMR हो या और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हमारे को बता रहे हैं, उसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग विजय होंगे। पूरा भारतवर्ष कोरोना से विजय पाएगा और पूरा विश्व, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जल्दी से पूर्ण विजय प्राप्त कर सकेंगे और हम लोग नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकेंगे। डॉक्टर उनियाल, हमारे देश में अफवाहों का भी बाजार गर्म है, तरह तरह की खबरें आती हैं, अफवाहों पर भी ध्यान देते हैं हम, अंधविश्वासों पर भी ध्यान देते हैं। कुछ कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? जी, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जैसे भारत सरकार जो एडवाइजरी बार बार हम लोगों को कह रही है कि घर से बिल्कुल कम से कम निकलें, अगर जरूरत है तो भी निकलें। हम लोग देख भी रहे हैं कि क्या कहते हैं, भारत सरकार इस पर बहुत सख्त भी है और हमें निकलना भी नहीं चाहिए, जरूरत है तो अवश्य निकलें। जैसे कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं या किसी कार्यवश बाहर जाना आपको आवश्यक है, तो उसके लिए आप कार्य करके आए और आप अपना एक अलग सी जगह पर जाकर अपने कपड़े को बदलें, उसको जो डिटर्जेंट बेस वो है उस पर डुबो कर रख दें और अपने जो भी सामान आप पर्स ले जा रहे हैं, चश्मा ले जा रहे हैं, उसको अल्कोहल बेस से सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। और बेहतर हो कि आप अगर स्नान भी कर लें तो सेल्फ हाइजीन बहुत जरूरी है इसके लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सरकार की एडवाइजरीज हैं उस पर हम पूरी तरह से अमल करें, और सख्ती भी होती है, लेकिन ये सख्ती लागू करने की बात नहीं है, इसमें हमारा आत्म अनुशासन ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। हम संयमित रहें और इस रोग की भयावहता को समझें और ये भी समझें कि इसका इलाज एकमात्र जो तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और अपने हाथों को निरंतर हम धोते रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और आशावान बने रहें। डॉक्टर उनियाल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत ही सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताया कि कोरोना वायरस क्या है और इसकी भयावहता किस तरह से है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।